दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए क्या क्या नियम हैं और क्या शर्तें हैं। तो सारी नियम और शर्तों के बारे में यानी कि A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। देखिए दोस्तों, ओल्ड एज समान अलाउंस स्कीम यानी कि बुढ़ापा पेंशन स्कीम है ये। इसको सबसे पहले मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ, कब से स्टार्ट हुई थी और कब कब ये पेंशन बढ़ाई गई थी। तो इसको समझने के लिए मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया। देखिए दोस्तों, वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अपने स्वयं के संसाधनों के साथ खुद को बनाए रखने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो वृद्धा पेंशन शुरू में संयुक्त पंजाब के दौरान 1/4/1964 से शुरू की गई थी। पेंशन की दर जो कि 15 रुपये महीना थी। ठीक है दोस्तों, और समय समय पर इसको बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने इस योजना को 1/11/1966 से लागू किया और 2382 लाभार्थियों को कुल 24,680 रुपये दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना 1987 से शुरू की गई फिर, और जो कि 65 साल या उससे साल के अधिक आयु के व्यक्तियों को दी गई और 100 रुपये प्रति माह दी गई, जो देवीलाल के टाइम पर ये की गई थी दोबारा से 1987 में। ठीक है दोस्तों, 65 से ज़्यादा की उम्र रखी गई थी उस टाइम, 65 या उससे ज़्यादा की उम्र, और 100 रुपये प्रति माह ये हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए राज्य सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया और वृद्धावस्था पेंशन योजना 1996 में शुरू की, जिसे अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का नाम दिया गया। यह योजना 1 जुलाई 1991 से लागू की गई। पात्रता की आयु 65 से घटाकर 60 साल कर दी गई। योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों और विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों जैसे कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, SC BC, लघु और सीमांत किसानों आदि को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ सुनिश्चित करना था। तो इस तरह से ये स्कीम चलाई गई थी इन लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी भी वही नियम चल रहे हैं, वैसे भी इन लोगों के लिए ही ये स्कीम है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कब कब ये स्कीम मतलब कब कब इस योजना में पैसा बढ़ाया गया। तो ये देखिए दोस्तों, 1991 अक्टूबर में 91 से अक्टूबर 99 तक 100 रुपये महीना ये पेंशन चली। उसके बाद 200 रुपये पेंशन की गई नवंबर 1999 में। उसके बाद 300 रुपये पेंशन की गई नवंबर 2004 में। उसके बाद 500 से 700 पर मंथ 1 मार्च 2009 को बढ़ाया गया, यानी कि 5 से 700 रुपये की गई 2009 में। 1000 रुपये पर मंथ 1/1/2014 को हुई। 1200 रुपये 1/1/2015 को हुई। फिर इसको 1400 रुपये पर मंथ 1/1/2016 को किया गया। 1600 रुपये 1/1/11/2016 को किया गया और 1800 रुपये 1/11/2017 को किया गया और 2000 रुपये 1/11/2018 को किया गया। और अब 2021 1 अप्रैल से ये 2500 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बता देता हूँ कि पात्रता कौन कौन है इसके। तो उसके लिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, इसको हिंदी करके। तो ये देखिए दोस्तों, पात्रता मानदंड प्रारंभ में पहले से ही पात्रता की स्थिति जटिल थी। जब स्टार्ट की थी तो इसकी पात्रता की स्थिति बहुत जटिल थी, आम जनता द्वारा आसानी से समझ में नहीं आती थी। इसलिए योजना के उद्देश्यों को सही भावना में सरकार ने पात्रता मानदंड को सरल बना दिया है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने के लिए पात्र है यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। नंबर 1 तो ये हो गया दोस्तों कंडीशन। उसके बाद व्यक्ति अधिवास व हरियाणा का राज्य निवासी होना चाहिए और उसके पति या पत्नी के साथ सभी स्रोतों से उसकी संयुक्त आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये इनकम की यहाँ पर लिमिट है दोस्तों, पति पत्नी की दोनों की इनकम मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों हकदार होते हैं पेंशन बनवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और लेकिन उनकी दोनों की जो संपत्ति है, आय है 1 साल की जो इनकम है, आय है, कमाई होती है, वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अपवर्जित श्रेणी यानी कि ये व्यक्ति नहीं बनवा सकते। अगर ये क्राइटेरिया भी पूरा कर लेते हैं तो भी ये श्रेणी वाले व्यक्ति नहीं बनवा सकते, जो मैं बता रहा हूँ अभी देखिए।
उपरोक्त के बावजूद, ऊपर वालों के कंडीशन के बावजूद भी किसी सरकार या स्थानीय सांविधिक निकाय या किसी भी सरकार या स्थानीय सांविधिक निकाय द्वारा वित्त पोषित किसी भी संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति योजना के तहत भत्ता पाने के लिए पात्र नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में पेंशन जहां कहीं भी हो उसमें निम्नलिखित योजना सहित संचित आय से प्राप्त या अर्जित आय शामिल है। जैसे भविष्य निधि से अगर उसकी इनकम आ रही है, वाणिज्य बैंकों यानी कि मान लो एफडी से भी उसकी इनकम आ रही है, वित्तीय संस्थानों या बीमा सहित किसी भी स्रोत में वार्षिक आय है, बीमा के द्वारा उसकी 2 लाख से इनकम ज़्यादा बनती है या वित्तीय संस्थानों से बनती है, जैसे कि कोई उसकी प्रॉपर्टी है किराए पर दे रखी है, वहाँ से भी अगर उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा बन जाती तो भी वो पात्र नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है। उसके बाद देखिए, पेंशन को फरवरी 2006 से पंचायती राज संस्थान PRI के माध्यम से वितरित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, जिसे पहले राजस्व विभाग के माध्यम से वितरित किया गया था। अब मैं दोस्तों आपको बजट के बारे में बताऊंगा कि कब किस वर्ष में कितना बजट बुढ़ापा पेंशन के लिए लागू किया गया। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो रुपए हैं ये करोड़ में है। देखिए फाइनेंशियल ईयर जैसे 2013-14 में 13,47,315 बुढ़ापा पेंशन के हकदार थे, जो कि बजट उस टाइम 1,096.84 करोड़ रुपए का बजट हुआ और ये सारा बांट दिया गया यहाँ पर। 14-15 में 13,90,486 बुढ़ापा पेंशन धारक बने, 1703.51 करोड़ रुपया बजट पेश हुआ। 15-16 में 14,19,026 बेनिफिशरी थे बुढ़ापा पेंशन के, 2155.70 ये करोड़ रुपए ये बजट पेश हुआ। 16-17 में 14,39,020 बेनिफिशरी थे और 2508.61 करोड़ रुपया इसमें बांटा गया। 2017-18 में 15,12,436 पेंशन धारक थे बुढ़ापा पेंशन के, जो कि 3,037.48 करोड़ रुपया इसमें बजट पेश हुआ। इसका बुढ़ापा पेंशन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ओनली ये बुढ़ापा पेंशन का है। और यहाँ पर लिखा है बजट प्रोविज़न फॉर ईयर 18-19 में ये बजट 3730.90 करोड़ रुपये पेश किया गया। यानी कि हर साल बुढ़ापा पेंशन का जो बजट है वो बढ़ता है, क्योंकि बेनिफिशरी बढ़ते हैं दोस्तों, और गवर्नमेंट उसको बढ़ा भी देती है हर साल। जैसे अब की बार 250 रुपये बढ़ गए हैं, तो अब की बार का आपने बजट सुना ही होगा, उसमें कितना करोड़ रुपये बजट आया है बुढ़ापा पेंशन का, वो अभी आंकड़ा मेरे पास इस टाइम तो नहीं है। तो इस तरह से ये बजट पेश होता है दोस्तों। और आपने कंडीशन आपको सारी पढ़ी ली। अब मैं आपको दूसरी परिवार पहचान पत्र वाली साइट पर भी दिखा देता हूँ इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या लिखी है वहाँ पे। तो ये बुढ़ापा पेंशन वाली साइट से है दोस्तों, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम। देखिए एलिजिबिलिटी है 60 साल ईयर एंड अबव, 60 साल या उससे अधिक का होना चाहिए, डोमिसाइल या रेजिडेंस हरियाणा होना चाहिए, एनुअल फैमिली एनुअल इनकम हस्बैंड एंड वाइफ 2 लाख इससे ज़्यादा, इससे कम हो 2 लाख या उससे नीचे होनी चाहिए। ठीक है। स्कूल सर्टिफिकेट इशू बाय स्कूल हैविंग DOB ऑफ एप्लीकेंट इन एक्सेप्टेबल, स्कूल सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो स्वीकार किया जाएगा। ये 5वीं लाइन है वो वही है कि कहीं से भी पेंशन धारक नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। 2,000 रुपये पर मंथ यहाँ लिखा हुआ उन्होंने। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो एज प्रूफ में देखिए बर्थ सर्टिफिकेट ये कंपलसरी यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा है कि 5वीं 8वीं 10वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो और स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी भी साथ में लगानी पड़ेगी, जो कि हेडमास्टर या हेडमिस्टर से अटेस्टेड होनी चाहिए, वो कॉपी अलाउड है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है जो 16/6/2016 से पहले बना हुआ है वो भी अलाउड है। पासपोर्ट अगर 16/6/2016 से पहले बना हुआ है और उसमें 60 साल उम्र आपकी सही है तो वो भी अलाउड है इसमें। पैन कार्ड अगर 2005 से पहले इशू है वो भी अलाउड है। वोटर कार्ड है जो 2005 से पहले का है वो अलाउड है। और नेम ऑफ एप्लीकेंट इन वोटर लिस्ट दैट शो फोटोग्राफ पीरियड ऑफ 2005। और अगर आपके पास वोटर कार्ड की लिस्ट है, वोट कार्ड नहीं है, तो उस वोट कार्ड की लिस्ट में 2005 का अगर फ़ोटो दर्शाया गया है तो भी आप उसके वो वैलिड होगा। और जो ये नीचे एक एज प्रूफ लिखा है पहले बच्चे का 40 साल का, ये वाला प्रूफ अभी उन्होंने बंद कर दिया है, इसके द्वारा पेंशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है दोस्तों। और नीचे लिखा है अगर आपका
इनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप DSW ऑफिस में जाएं और वहाँ पर रिटर्न में लेटर लिख के दें कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो आपको 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट करने के लिए अस्पताल में भेज। उसके बाद देखिए दोस्तों, रेजिडेंशियल प्रूफ में यहाँ पर लिखा है 15 ईयर से आप हरियाणा में होने चाहिए, लेकिन इसकी अब क्राइटेरिया घटाकर 5 साल कर दिया दोस्तों। 5 साल से भी हरियाणा में रह रहे तो भी आप पेंशन के हकदार बन सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन में 5 साल तक का भी अगर आपके पास रहने का प्रूफ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या मांगा देखिए, राशन कार्ड, वोट कार्ड, नेम ऑफ एप्लीकेंट, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल या वाटर बिल, डॉक्यूमेंट ऑफ हाउस एंड लैंड, कॉपी ऑफ LIC पॉलिसी, रजिस्टर्ड रेंट डेड ऑफ हाउस, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा डोमिसाइल। आज तक दोस्तों मैंने वैसे तो इन प्रूफों में किसी से भी अप्लाई नहीं की है, रेजिडेंशियल प्रूफ में सिर्फ मैं डोमिसाइल से ही अप्लाई की है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि आप अगर डोमिसाइल भी ना बनवाएं तो ये प्रूफ देकर भी पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा का वासी होने का ये प्रूफ माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पर 15 साल ईयर लिखा है, लेकिन अब जो फॉर्म लिखता है वहाँ पर फॉर्म निकलता है साइन के लिए तो वहाँ पर लिखा होता है भी 5 साल तक का भी आप हरियाणा का वासी होने का प्रूफ लगा सकते हैं। और हो गया आधार कार्ड कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट में सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट विद ए फोटोकॉपी ऑफ द पासबुक। और जो आपका अकाउंट है दोस्तों, जो बैंक खाता है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लिंक नहीं होता तो पैसे कई बार नहीं आते, और आधार कार्ड कंपलसरी है ही। तो ये एज लिमिट 60 साल हो गई। तो ये है तकरीबन सारे नियम हैं इसके, यानी कि मेन नियम तो यही है कि पति पत्नी की इनकम है जो वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसकी इनकम किसी भी तरीके से आती हो, चाहे किराए से आती हो या कोई उसने भविष्य निधि ले रखा हो या बीमा करवा रखा हो, FD करवा रखी हो, तो 2 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है पति पत्नी की मिला के तो वो पेंशन के हकदार नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि ये 10 जून 2011 का नोटिफिकेशन भी है। कोई भी नोटिफिकेशन उठा लो, सभी में यही यहाँ पर सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है यहाँ पर सभी जगह। 60 साल की उम्र, हरियाणा डोमिसाइल, और यहाँ पर 2011 में जब था तो 50,000 रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 2012 का नोटिफिकेशन आया तो उसमें वहाँ पर 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये साल की इनकम लिख दी गई थी। और वही है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि आप कहीं से भी पेंशन के ले रहे हैं तो आप बुढ़ापा पेंशन के हकदार नहीं है। मैं आपको 2012 का भी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मार्च 22 2012 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 50,000 एनुअल इनकम से 2 लाख रुपये एनुअल इनकम कर दी गई थी, यानी कि 2 लाख तक इनकम वाले इस पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये 2017 का नोटिफिकेशन है जिसमें 1800 रुपये पर मंथ इसमें यहाँ पर दिखाया गया है रेट। उसके बाद एक नोटिफिकेशन फिर जारी हुआ था 1/1/2020 को, जिसमें 2250 रुपये पर मंथ ये पेंशन दिखाई गई थी। वहाँ पर सभी जगह देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया एक ही है, 2 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, 60 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, हरियाणा का वासी होना चाहिए, और बाकी वही है प्राइवेट फंड वगैरह से 2 लाख से इनकम नहीं होनी चाहिए, सरकारी कहीं से भी पेंशन ना ले रहा हो, ये सारा कुछ वही सेम चल रहा है दोस्तों। अभी अगर हम स्टार्टिंग 2005 के नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें बहुत सी टर्म एंड कंडीशन थे जो अब नहीं है, वो भी है मेरे पास नोटिफिकेशन, मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ। ये 2006 का नोटिफिकेशन है दोस्तों, नवंबर 2006 का। ये भी यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सेम है, 60 साल ईयर होनी चाहिए, हरियाणा का वासी होना चाहिए। उस टाइम 300 रुपये पर मंथ से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, पेंशन 300 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं होनी चाहिए, उस टाइम ये रूल था दोस्तों वहाँ पर। और सेम तो वही चलता आ रहा है दोस्तों। ये देखिए फार्मर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल, SC/BC समाल और मार्जिनल फार्मर, उन्हीं के लिए ये पेंशन अप्लाई होती थी उस टाइम। तो यहाँ पर एक रूल और था, एक्स सर्विसमैन गेटिंग इन मिलिट्री पेंशन 300 रुपये पर मंथ, हिज वाइफ विल बी इंटाइल्ड फॉर ग्रांट ओल्ड एज अलाउंस। यानी कि उस टाइम अगर मिलिट्री मैन, एक्स सर्विसमैन और 300 रुपये से भी ज़्यादा पेंशन ले रहा है तो उसकी पत्नी भी हकदार थी, लेकिन अब शायद रूल चेंज हो गया है ये। तो इसमें बहुत सारे रूल थे उस टाइम। तो यहाँ पर देखिए, अगर उसका बच्चा क्लास 1 का, क्लास 2 का ऑफिसर था तो और 4,000 से ज़्यादा इनकम ले रहा है तो भी आप उस पेंशन के हकदार नहीं थे। इसमें बहुत से उस टाइम रूल थे, जैसे अगर उस चिल्ड्रन दोज हूँ, चिल्ड्रन आर प्रोफेशनल, डॉक्टर है, लॉयर है,
उसका बेटा चार्टर्ड अकाउंट था, इनकम टैक्स पे ही था, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डेंटल सर्जन था, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्टर, तो वो भी पेंशन के हकदार नहीं थे उस टाइम। लेकिन अभी सारा कुछ चेंज हो गया है। और अगर उसका लड़का, चिल्ड्रन, उसके बच्चे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमएलए थे, चेयरमैन ऑफ बोर्ड एंड कॉरपोरेशन था, तो भी वो पेंशन के हकदार नहीं थे। शायद ये अब रूल शायद इसमें कहीं नहीं लिखा आ रहा है आपके नोटिफिकेशनों में, ये सिर्फ 2005 के नोटिफिकेशनों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी पीछे का नोटिफिकेशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो अभी लागू ही नहीं है, तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 5 पेज का नोटिफिकेशन था उस टाइम का, आप देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्कीम जब लागू होती है तो उसका पूरा का पूरा जो डाटा है, क्या क्या नियम हैं, शर्तें हैं, सारा का सारा इनको साइट पर डालना ही पड़ता है। तो इस टाइम का डाला हुआ है ये दोस्तों 2005 का। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों हम सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर की बात करें तो यहाँ पर ओल्ड एज समान अलाउंस स्कीम में 5400 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान शेयरिंग बेसिंग लिखा हुआ है, देती है 5400 लाख रुपये इन लाख में, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद बुढ़ापा पेंशन में ये शेयर मिलता है इनको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बुढ़ापा पेंशन के लिए हरियाणा में क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाए हैं। तो ये छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को ये बताने के लिए कि बुढ़ापा पेंशन के क्या नियम और शर्त हैं। ये छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।